तो अपने को कमिटी से शुरू करना था, राइट? A2 से। हाँ, कोई पढ़ेगा इसको? पढ़ लेता हूँ। हम्म, With reference to the Parliament of India, which of the following Parliament committee scrutinizes and reports to the House whether the powers to make regulations, rules and sub-rules, bylaws that by Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such obligation. Option से Committee on Government Assurances, Committee पेज थोड़ा scroll कीजिए, Rules Committee और Advisory Committee. ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए था? आंसर होगा बी, Committee on Subordinate Legislation, पेज पर 30.8 पर लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ कल हमने देखा था ना, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होने चाहिए इसके लिए। So answer is B. Committee on Government Assurances. Each House of the Parliament has Committee on Government Assurances, which examines assurances promises by the undertaking given by the ministers on the floor of the House. ठीक है, कल हमने ये देखा था, लोकसभा में इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में इसके अंदर 10 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जिसके ऊपर ये क्वेश्चन था, so each house of the parliament has a committee on subordinate legislation whose main function is to examine and report to the house whether the power to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. delegated by the parliament are being properly exercised. ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत एक तरीके से वो ध्यान में रखता है ये जो कमेटी है। Then Rules Committee. Each House of the Parliament has a Rules Committee which consider the issue related to procedure and conduct of the business in that house. ठीक है, लोकसभा has 15 members including the speaker. हमने देखा था स्पीकर इसका चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, और राज्यसभा कमेटी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट दे बिकम द चेयरमैन ऑफ दीज कमिटीज। फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, अगेन हमने देखा था स्पीकर इसका वो चेयरमैन होता है। Each house of the parliament has a business advisory committee which allocates time for legislation and other business brought before the house by the government. The Lok Sabha committee has 15 members including the speaker as its ex officio chairman, और राज्य सभा में it has 11 members with vice president as his ex officio chairman. Okay, right. Next. 33. शाश्वत शाश्वत तेरे ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थिंक कोई और पढ़ लेगा तो ठीक है। ठीक है, मैं पढ़ दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 33. हाँ 33. Which one of the following is the largest committee of the parliament? So committee on public accounts, तो इसका मेंबर्स नंबर बोलो। 21 ना? ओ 22 था ना? 15-7 22 दो में था और एक में 30 था। पब्लिक कमिटी ऑन एस्टिमेट सबसे बड़ा था। करेक्ट, ये 30 था, हमने देखा कल। एंड देन कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स 22. ओके, कमिटी ऑन पेटिशंस 15. ये नहीं पता। 15 आई थिंक। ओके, तो इसका आंसर है कमिटी ऑन एस्टिमेट्स ना? क्वेश्चन नंबर 33. तो कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, दिस कमिटी वाज फर्स्ट सेटअप इन 1921। कल हमने ये देखा था, ठीक है। अंडर ये एक्ट याद रख लेना, इससे ये थोड़ा सा रिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर पहली बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनी थी। इसका काम क्या है? अभी जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती है बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उस चीज को स्क्रूटिनाइज करते हैं ये लोग। और at present it has 22 members, 15 from Lok Sabha, 7 from Rajya Sabha. The members are elected every year, proportional representation by means of single
ट्रांसफरेबल वोट, शायद हमने कल ये डिस्कस नहीं किया था, ये चीज इनके इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर. Since 1967, chairman of the committee is selected from among the members of opposition as a convention. And I think ये convention तो अभी भी चल रहा है. कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, अगेन हमने देखा था पहली बार स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटी बनी थी 1921 में, बट इंडिपेंडेंट इंडिया में इसको पहली बार 1950 में बनाया गया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई, द देन फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. ऑल मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा और 30 की टोटल कैपेसिटी होती है. देन कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 1964 में कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था. और अगेन ये कैग की जो रिपोर्ट होती है ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी मतलब इंडिया के जो पीएसयूज हैं उसके ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको स्क्रूटिनाइज करती है. ठीक है, अगेन सेम लाइक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके अंदर भी 22 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा से 15 एंड राज्यसभा से 7. ठीक है, इलेक्शन का वही सेम प्रोसीजर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ऑलराइट, हाँ फाइनली कमिटी ऑन पिटिशंस पे थोड़ा सा डाउट था तो देख लेते हैं. Each house of the parliament has its own committee on petition. It examines petitions on bill and on matters of general public importance. Lok Sabha has 15 members while Rajya Sabha has 10 members. तो जो petitions आ रखे होते बिल के ऊपर उन्हीं से ही डील करते हैं. ठीक है, इसके अलावा एक कमिटी थी जो कि सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती. रूल्स. रूल्स नहीं, रूल्स तो दोनों में होते हैं. सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल दिया मैंने. अरे यार, प्राइवेट मेंबर बिल था ना, हाँ प्राइवेट सही. मेंबर बिल कमिटी. ठीक है, ऑलराइट नेक्स्ट चलते हैं. पिटीशन मतलब एमपीज के अलावा कोई भी कर सकता है? नहीं नहीं, पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है? पार्लियामेंट का मतलब एमपीज जो है ना उन्हीं से रिलेटेड होगा, कोई बाहर का बंदा जाके. एक और कमिटी होती है, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, जो राज्यसभा में नहीं होती है. ठीक है. अच्छा, उसमें वो बिजनेस एडवाइजरी देखती है फिर उसको. हाँ. ओके कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. ठीक है, consider the following statements about parliamentary committee on public accounts. Okay, so it consists of not more than 25 members of Lok Sabha. तो अभी हमने देखा ना 22 है, तो it's wrong. Second statement है it scrutinizes appropriation and finance accounts of government. तो ये correct होगा, right? correct. And then third one है examines the report of the CAG. तो ये भी हमने पढ़ लिया, तो 2 3 होगा. ठीक है, कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन, नॉट मोर देन यार हाँ, नॉट मोर देन 22 होगा तो करेक्ट होगा. हाँ ठीक है, हाँ 22 होता सब सही होता है. तो 2 and 3 होना चाहिए इसका. क्वेश्चन नंबर 34. ऑलराइट, है बी 2 and 3. तो आई थिंक ये तो हमने डिस्कस कर लिया, इसको डिस्कस करने की और जरूरत है नहीं. ऑलराइट नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. Okay, 35 देख लो. Consider the following statements. The chairman of the committee on public accounts is appointed by the speaker of the Lok Sabha. ये सही है. सही है. ठीक है. And then the committee on public accounts comprises members of Lok Sabha, members of Rajya Sabha, and few eminent persons of industry and trade. ये नहीं है. ये नहीं है, यहीं पे गलत है. ये नहीं है. So हमने पढ़ा था सिर्फ 15 लोक सभा and 7 राज्य सभा, right? Correct. तो 1 Okay. ओनली होना चाहिए आंसर 35 का. ठीक है, 35 का एक करेक्ट आंसर है. द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, इट लुक्स इनटू प्रूडेंस, propriety of the public expenditure and to bring out cases of waste, loss, corruption, extravagance, inefficiency. The committee is assisted by CAG in the fulfillment of its function. ठीक है, CAG इसको हेल्प करता है. In fact, CAG acts as a guide, friend
philosopher of the committee. ठीक है, एक थोड़ा सा ये डिस्टिंक्शन था, शायद ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया था कि कैग जो है इसको हेल्प करता है उसके अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। और ये जो लास्ट पॉइंट था ना, वो कुछ इस तरीके से है कि द कमिटी कैन कंसल्ट एमिनेंट पर्सन्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड ट्रेड बट दे आर नॉट अलाउड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कमिटी। ठीक है, दे कैन मतलब उन लोगों को समन कर सकते हैं, तो ये डिस्टिंक्शन है, उन लोगों वो लोग मेंबर्स नहीं बन सकते इसका। राइट, क्वेश्चन नंबर 36। Okay. Consider the following statements. While members of the Rajya Sabha are associated with committees on public accounts and public undertakings, members of committee on estimates are drawn entirely from Lok Sabha. Correct. Correct. तो ये तो हमने पढ़ लिया, सही है. And then the Ministry of Parliamentary Affairs works under the overall direction of Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. सही है ना? बोलो। सही है, ये लग रहा है. The Ministry of Parliament, next statement, the Ministry of Parliamentary Affairs nominates members of Parliament on committees, councils, board and commissions, etc. set up by the Government of India in various ministries. ठीक है लग रहा है, जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है लग रहा है। ऑलराइट, फिर हाँ स्टेटमेंट्स बताए थे, आई थिंक तीनों ही सही लग रहे थे ना। मुझे एक डाउट आ रहा था कि थर्ड स्टेटमेंट में एक मिनट 3 को दिखाना। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स नॉमिनेट करता है, बोल रहा है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन कमिटीज काउंसिल। ओके, हो सकता है। हो सकता है। ओके, हाँ अगर उससे भी जाए तो हाँ 1 2 50-50 हो जाता, 1 तो डेफिनेटली ट्रू था, तो 50-50 हो जाता है। ठीक, तो 36 का ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैबिनेट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द गवर्नमेंट। कैबिनेट कमिटीज आर सेट अप टू असिस्ट द कैबिनेट। ठीक है, द डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट आर बाइंडिंग ऑन ऑल इंडिविजुअल मिनिस्टर, collective responsibility of the council minister to the parliament. ठीक है, the cabinet committee on parliamentary affairs looks after the progress of government business in the parliament. This committee is headed by the home minister. ठीक है, तो ये एक बॉडी थी, सॉरी एक कमेटी थी जो कि होम मिनिस्टर हेड करते हैं। Therefore, we can say that Ministry of Parliamentary Affairs works under the overall direction of Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. ठीक है, Ministry of Parliamentary Affairs works under the overall direction of Cabinet Committee on Parliament Affairs. तो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि जो सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का सारा काम जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स देखता है। तो स्टेटमेंट 3 में इट वाज मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स था, तो वो बोल रहा है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, राइट? हाँ मे बी ये शायद हाँ ऐसे ही है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट करता है, तो वो उसके अंडर सुपरविजन में काम करता है मे बी। जो पूरा पढ़ लेते हैं इसको। कंसल्टेटिव कमिटी, दीज कमिटीज आर अटैच्ड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज। ये हमने कल देखा था कंसल्टेटिव कमिटीज का। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री। ठीक है, तो जो कंसर्न मिनिस्टर होता है वही कंसल्टेटिव कमिटी के अंदर भी मिनिस्टर होता है, सॉरी चेयरमैन होता है। These committee provide a forum for informal discussion between ministers and MPs on policies of the government and their implementation. तो मतलब एक informal टाइप की मीटिंग होती है, तो वहां पे जो मिनिस्ट्री का जो बिजनेस है वो डिस्कस किया जा सकता है एमपीज के बीच में और मिनिस्टर। Ministry of Parliamentary Affairs does not nominate MPs to all committees, council, boards, etc. set by the government in various ministry. ठीक है, राइट, तो मतलब कह रहा ऑल नहीं है, कुछ में शायद ये करता है बट नॉट ऑल। तो ये इसलिए क्वेश्चन में ऑल नहीं था ना? हाँ, नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ एक्सेट्रा सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही बट कहता है। हाँ बट इसके वो साउंड से तो ऑल ही हो गया कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करेगा वो सारी
मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स करेगा। यहाँ पे कह रहा है नॉट ऑल, सारी नहीं करता है वो। थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन था ये सही है। स्टेटमेंट की वजह से। इस पे किसी को कुछ मिले और अथॉरिटेटिव कोई वो हो इसके अंदर किसी के पास स्टेटमेंट, तो प्लीज शेयर करना। नेक्स्ट इसको क्वेश्चन। थोड़ा चेक करना पड़ेगा बाद में, थोड़ा मार्क करके रख लो इसको, पता नहीं इन्होंने गलती से कुछ की वगैरह, वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा, जो अभी पहले पढ़े थे अपन लोग, कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल वोट ट्रांसफर वाला, इसके अलावा और कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं? प्रोसीजर तो एक तो नॉर्मली होता है फर्स्ट पास द पोस्ट वाला, हाँ और एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। एक लिस्ट सिस्टम भी होता है शायद कुछ। हाँ, वही कह रहा हूँ, क्या था वो? लिस्ट लिस्ट सिस्टम। लिस्ट लिस्ट में ऐसा होता है कि मतलब आपको पहले ही, जैसे सपोज 10 लोग 10 लोग है किसी एक पोस्ट के लिए, जिन्होंने अपना नाम दिया है, तो उनका एक लिस्ट बना दिया जाता है, ठीक है। तो आपको वो लिस्ट दी जाएगी, एंड यू एज अ वोटर आपको हर नाम के आगे अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। तो सपोज 10 लोग हैं, तो आप पहले वाले को पहली प्रेफरेंस देते हो, दूसरे वाले को तीसरी देते हो, ऐसे करके लास्ट वाले को आप लास्ट प्रेफरेंस देते हो। तो तो पहले ऐसे राउंड हाँ, ऐसे ही तो इलेक्शन होता है ना अपना, उसका इसका प्रेसिडेंट ना। हाँ, नाम लिस्ट प्रेफरेंस देते हैं अपन लोग। प्रेसिडेंट या फिर राज्यसभा वाला भी ऐसे ही होता है। मेरे को थोड़ा डाउट है इसमें, क्या डाउट है? मतलब ऐसा मतलब ये लिस्ट सिस्टम इजराइल में होता है, हाँ। और इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे सब लोग अपना अपना लिस्ट रिलीज कर देंगे, पार्टीज अपना, कि हमारे ये मेंबर बनेंगे। अगर आप सेलेक्ट करते हो तो सपोज आप बोल दिया वहां पर कि 2% वोट पर एक मिनिस्टर, मतलब एक एमपी बनेगा। तो जिसको, जैसे किसी को वोट आई 20%, तो उसके 2 के हिसाब से 10 मेंबर्स, ऊपर ऊपर के 10 मेंबर आ जाएंगे। ब्रो थोड़ा सा मैं ये इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जो आप बोल रहे हो ना, दिस इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मेरे को वही डाउट हो रहा है, आप जो बोल रहे हो वो प्रोपोर्शनल है, और जो मैं बोल रहा था वो लिस्ट है। नहीं एक बार नहीं, देख आप जो लेंगे। अच्छा, इन आप दोनों जो के बीच में काफी माइन्यूट डिफरेंस है। बट ओवरलैप भी होगा शायद, दोनों काफी ओवरलैपिंग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब इतना बट डीप जाने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, बट प्रोपोर्शनल में क्या होता है? वेट करती शानू 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 नॉइज आ रहा है। सॉरी। हाँ मैंने मतलब यही इसमें देखा है कि प्रोपोर्शनल में यही होता है कि वो जस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, फिर जैसा अभी गौरव बता रहे थे वैसा होता है कि जो टॉप 20% होते हैं फिर उनको वो सीट्स दे देते हैं। तो लिस्ट अभी में तो देख रहा था कुछ लिस्ट सिस्टम के बारे में, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आ रहा था कि लिस्ट सिस्टम इज अ प्रोपोर्शनल सिस्टम करके कुछ डेफिनेशन आ रहा है, मतलब इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ऐसा है। जैसे प्रोपोर्शनल है ना, वैसे 3 सिस्टम है इसके। जैसे एक तो ये एसटीवी है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक लिस्ट Correct. सिस्टम है, और एक और है जो मुझे याद नहीं है। लिस्ट सिस्टम ठीक है, इस वो पे मूव ऑन कर। अल्टरनेटिव वोट सिस्टम है जो याद नहीं है शायद, वो वाला। ऑल्टरनेटिव में क्या था, याद है क्या आपको? एक मिनट में देख लेता हूँ, लिखा तो है इधर। ऑल्टरनेटिव में होता है कि विनिंग कैंडिडेट रिक्वायर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इट इज नॉट इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस। अच्छा, नो नीड फॉर, एक मिनट में पढ़ के बताता हूँ, है ना। हाँ नहीं, अब मेरे को याद आ गया ये कैसे था कि जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब 51%। सपोज 10 लोग खड़े हुए और पहले राउंड में ये देखा गया कि किसी को भी 51% से ज्यादा वोट नहीं मिले, तो जितने भी टॉप 2 को छोड़ के जितने भी लोग होंगे उनको रिमूव कर दिया जाता है, और फिर वोटिंग सिर्फ टॉप 2 में कराई जाती है, तब उनमें से कोई ना कोई एक 50% प्लस निकलेगा ही। तो ऐसा होता है अल्टरनेटिव वोटिंग। हाँ सही बात है, सही बात है। इसके ऊपर आई थिंक शायद अपना PSIR में मिल जाएगा, उस पे वो उसमें वो हाँ मैं वो एग्जाम उसी का बोल रहा था, और लिस्ट में वैसे ही लिखवाया था, आप एक बार चेक कर लेना बाद में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37. Okay, regarding money bill, next है bills के ऊपर. Okay, regarding money bill, which of the following statements is not correct? Okay, not correct. A bill shall be deemed to be money bill if it contains only provisions related to imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax. So I think ये सही है ना? सही है, सही है. Okay. Next is a money bill has provisions for the custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India. हो सकता है ना? सही है, सही है. Okay. A money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund of India. तो ये तो Consolidate होगा. करेक्ट. तो कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, कोई बोल सकता है आर्टिकल तीनों का? 276 नहीं, 67 266 266 and 267. 66 ना. हाँ उल्टा बोल 267 हाँ कल आपने ही बताया था ये. करेक्ट. ओके, सो लास्ट वाला देख लेते हैं. मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. हाँ ये सही है. ठीक है, तो सी लग रहा है 37 का. ठीक है, सही है. आर्टिकल 110 है. डील्स विद फॉलोइंग मैटर्स ओनली: imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax, regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India. Third, custody of consolidated fund of India or contingency fund of India and payment or withdrawal of money from these funds. Fourth is appropriation of money out of CFI. Fifth is declaration of charge expenditure on the consolidated fund of India or increasing such expenditure. ठीक है, तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर वाला था वो भी इंक्लूडेड. आई थिंक ये शायद हमने कभी डिस्कस नहीं किया था. Receipt of the money on the account of consolidated fund of India or the public accounts and the audit of accounts of union or of a state. 7, any incidental to any one of the above matters. Contingency fund हमने देख लिया था. 267 1 था. The constitution corpus of rupees 500 crore. Advances from these funds are made to meet unforeseen expenditure such as calamity by the President of India. The amount is replenished as soon as the Parliament authorizes additional expenditure. Okay, right. Therefore, a money bill is not concerned with the appropriation of money out of contingency fund, but it is concerned with the replenishment of the contingency fund. Okay. तो मतलब उसमें से पैसा निकालने से लिमिटेड नहीं है, उसमें वापस डालने से मनी बिल रिलेटेड है. ठीक है, ये डिस्टिंक्शन था उसमें. ऑलराइट. थर्ड ऑप्शन यही था क्या? थर्ड, हाँ ये तो था. ओके ओके. आउट ऑफ लिखा है इसका ना. इसका रीजन भी लॉजिकल है ना. मतलब कंटिजेंसी फंड से पैसे निकालने के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर है वो. करेक्ट. उसमें भरने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट अप्रूव करता है ना, तो फिर उसमें भरने Correct. के लिए फिर वो चाहिए होता है. ठीक है. तो इम्पोर्टेंट है चीज, वी शुड रिमेंबर दिस. बट इसमें जो ये सेकंड है ना, ये इसमें लिखा है कि मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर कस्टडी ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. तो ये हाँ, एक भी प्रोविजन हो गया तो ट्रू होगा ना. अच्छा ठीक है. बेसिक फंडा क्या है? मनी बिल किसको हम करेंगे कंसिडर, मतलब लॉजिकल मतलब वे में, मतलब लॉजिकल वे में सेंटेंस में जो भी आए, लेकिन तो मनी किसको कंसिडर करेंगे अपन लोग? अप्रोप्रिएशन जैसे ही हो गया इसमें, मतलब क्या लॉजिक लगाते हैं इसमें? अच्छा, मतलब अप्रोप्रिएशन का मतलब पैसा निकालना. ठीक है, तो जब भी पैसा निकलेगा तब मनी बिल लगेगा, ऐसा सोच रहे हो. अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक है. और फाइनेंस बिल क्या होता है? जैसा टैक्स बढ़ाना है. ठीक है. हाँ तो टैक्स बढ़ाने में कई बार ऐसा हो सकता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आए ना पैसा. ठीक है, तो हो सकता है कि उस सिचुएशन में हम फाइनेंस बिल ले आए तो उसका डायरेक्ट रिलेशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ना हो. ठीक है, उस केस में वो फाइनेंस बिल हो जाएगा. जैसा कि अपना वो होता है ना, फाइनेंस बिल आता है, पहले अप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर फाइनेंस बिल होता है. हाँ. तो वैसे Okay. होता है. अच्छा, सिमिलर चीज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के लिए भी है. मतलब रिसिप्ट जो आ रहा है वो है उसके अंदर, मनी बिल के अंदर. उसमें तो दोनों हैं.
रिसिप्ट दोनों नहीं है ना, सिर्फ रिसिप्ट लिखा है। 4th पॉइंट देखना। मनी बिल। सोल्यूशन में क्या रहेगा? हाँ हाँ, सोल्यूशन में 4th पॉइंट जो है, और 6th पॉइंट। एनी मैटर। Receipt on of money on the account of Consolidated Fund of India or public account of India and the audit of accounts of union or of a state. तो बेसिकली पब्लिक अकाउंट्स में रिसिप्ट इसके अंदर आएगा, लेकिन अप्रोप्रिएशन इसमें नहीं आएगा वो भी। हाँ, एप्रोप्रिएशन तो उसके हाथ में होता है ना, एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में होता है ना, करेक्ट। हाँ, पब्लिक अकाउंट का। Right. Next देखते 38. मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन 38. With reference to Parliament of India, consider the following statements. A private member's bill is a bill presented by a member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. गलत है ये। गलत है, काफी नैरो क्या डेफिनेशन डेफिनेशन है ये? मतलब कोई अपार्ट भी फ्रॉम तो मिनिस्टर्स बाकी कोई भी कर सकता है मिनिस्टर ना। के अलावा। हाँ, करेक्ट। अच्छा, एक चीज जो वो नहीं होते नॉमिनेटेड वाले, मतलब राज्यसभा में होते हैं ना 12 लोग, वो भी कर सकते हैं क्या ये चीज? हाँ, कर सकते हैं ना। ठीक है। Recently, a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. No, ना। No, I think. प्राइवेट मेंबर बिल कभी भी पास नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। I think बहुत बार हो चुका है ना। तो ये मतलब first आई time थिंक कोई- 1978 के बाद शायद नहीं हुआ है, उससे पहले हो चुके हैं 2-3। हाँ, मतलब लिमिटेड मतलब नंबर ऑफ केसेस recently- हैं बस। तो इसमें दो हाँ, चीजें गलतियां है, तो रिसेंटली भी recent- गलत हो जाएगा एंड फर्स्ट टाइम भी गलत हो जाएगा। 38 है ना ये, राइट। 38 का डी है। तो डेफिनेशन तो हमने देख ही लिया। मतलब अब डिफरेंस क्या होता है कि जब गवर्नमेंट लेके आती है या गवर्नमेंट का मिनिस्टर लेके आता है, तो उसका सारा ड्राफ्टिंग काम जो होता है, वो लीगल काम जो होता है, वो सारा लॉ मिनिस्ट्री देखती है। बट प्राइवेट मेंबर बिल के केस में सारा काम उसको खुद देखना पड़ता है। So that is why it has lesser chance to become an act. Its introduction requires at least 1 month of advance notice. ठीक है। They can only be discussed on Fridays. ये भी एक कन्वेंशन है। Up to 1997 कन्वेंशन नहीं प्राइवेट होगा ये, तो क्या है? ये रूल्स में लिखा होगा ना फ्राइडे वाला चीज। मतलब वही कन्वेंशन ही। अरे Up रूल्स to- एंड कन्वेंशन अलग होता है। रूल्स आर लीगल चीज है ना, मतलब रूल्स आर लॉ अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13 एज वेल, राइट? तो ये रूल है क्या फ्राइडे वाला? मतलब मुझे श्योर नहीं, लेकिन होगा ही ना। मतलब कन्वेंशन भी तो लॉ नहीं होता है क्या फिर? नहीं नहीं, Convention कन्वेंशन तो मतलब practices कहीं जो लिखा चली आ रही हो। Convention can be violated also. हाँ, मतलब कन्वेंशन कहीं लिखा हुआ नहीं है, रूल्स कैन नॉट बी वायलेटेड। Then up to 1997, private members bill could introduce up to 3 bills in a week. This led to piling up of bills that were introduced but never discussed. Chairman K.R. Narayanan therefore capped the number of private member bills to 3 per session. ये तो relevant नहीं है। 14 private members bill, 5 of which were introduced in Rajya Sabha have become law so far. ठीक है, तो in total 14 है, और ये दूसरा पॉइंट आई थिंक इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, नाउ यार इसमें एक बार कोई बता सकता है कौन कौन से प्राइवेट मेंबर बिल पास हो गए? एक बार नजर डाल ले उन पे। I think as you said ना 50 years के पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। Around 14 bills have been passed. कौन से पेज पे लिखा है? मेरे को नहीं मिला। क्या? कौन से पेज पे लिखा है? ये यार 69 पेज नंबर था सॉल्यूशन। सोल्यूशन 69 पे और सॉल्यूशन 69 पेज पे। हाँ, क्वेश्चन 54 पे। ना लक्ष्मीकांत की बात है। सो रहा है क्या? अच्छा, सिमिलर चीज अपन ने कल देखा था। देयर इज वन कमिटी ऑन प्राइवेट बिल्स। कहाँ होती है वो? लोकसभा। करेक्ट, इट इज ओनली इन लोकसभा एंड ये आज हमने पहला ही क्वेश्चन ये अरे तो आएंगे था इसमें ना उस अच्छा समय। पहला था क्या आज का? ठीक है, ठीक।
ठीक है, इस पे यार हाँ ये देख लो, ये 2-3 बिल्स है, वरना क्विकली ग्लांस कर लो। मुस्लिम वक़फ़ बिल 1952, इंडियन रजिस्ट्रेशन बिल 1955, द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग बिल 1956, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 1953। हाँ ठीक है, ये सारे पास हुए हैं। इंडियन पीनल कोड राज्यसभा में राज्यसभा से भी इसका पास हुए हैं, ध्यान रखना। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 5 में पास है। हम्म, ठीक है, एक वो बार मैं इसका दीवान क्या, चमन लाल, वो 1922 वाला सेम है क्या वो पर्सन? अरे 20 हाँ वाला। सही बोल रहा हूँ, सही सही हाँ बोल रहा हाँ, है, शायद ये वही है। ओके। ठीक है। यार ये एक इसका मैं बस टाइमलाइन देख लूँ क्या था ईयर इस एक्ट का। 5 एक्ट बने हैं बोला ना, जितने पास हुए हैं उसमें से। हम्म, यार इसका वो नहीं मिल रहा। अच्छा, अच्छा, प्राइवेट मेंबर बिल्स के और 1978 है लास्ट, ठीक है, जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था। 1978। ठीक है, कुछ कह रहा था क्या अक्षय? हाँ, प्राइवेट मेंबर बिल्स के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? नॉट आई थिंक, हाँ हो गया, इतना ही था। कमेटी का नाम क्या था, एक सेकंड वापस बताना। कौन सी कमेटी? लोकसभा वाली। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अरे 39। वो चमनलाल क्या क्या बोल रहे थे आप लोग? वो मॉडर्न हिस्ट्री में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती है ना, उससे रिलेटेड था दीवान चमन लाल, वो उसके सेक्रेटरी रहे थे। वो मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे ना, तब आया था काफी बार, तब हम इसलिए याद है। ठीक है। 39। बट वो वही है ना, सेम है ना, जस्ट देखना पड़ेगा यार, ये इन्फॉर्मेशन मिले कैसे। दीवान चमन लाल, AITUC टाइप करता हूँ बाद में। ओके, आई थिंक ये वही लग रहा है। मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑल्सो अ डिप्लोमेट, एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी थी। 90 करेक्ट। वही वही है। वेरी फर्स्ट जनरल कॉम्प्लिकेटेड। सेक्रेटरी लिखा था क्या? हाँ, तो मतलब फर्स्ट तो नहीं लिखा था, बट जनरल सेक्रेटरी लिखा था। अभी तो पढ़ा ना, शायद लिखा था फर्स्ट वहाँ पे विकिपीडिया में। बिल फर्स्ट आपने लिखा था। 78 में बताया था ना पास हुआ है। हाँ लास्ट। अब बट ये चमन लाल का क्या 73 में एक्सपायर हुए हैं, ऐसा कुछ अभी आपने क्या देखा ना एक बार? व्हाट? एक बार देख लीजिए, या तो मैंने मुझे यहाँ गलत पे दिखा लिखा है द लास्ट वाज इन 1970। हम्म। और बाय द वे ही इज आल्सो फाउंडर एंड फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ AITUC। नहीं, वी डिस्कस ना, फर्स्ट, फर्स्ट नहीं था वो, आई थिंक यहाँ ये पर गलत है विकिपीडिया। फर्स्ट नहीं था, हाँ फर्स्ट नहीं था, बायजूस पेपर ने तो देखा यहाँ था। पे गलत लिखा है क्या यहाँ कोई पे? कोई दीवान था हाँ, क्या? दीवान तो यही है ना, वो दूसरा अरे था। एक सेकंड, यहाँ पे गलत लिखा है क्या पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, विकी हाँ पे यहाँ गलत गलत है। लिखा। ओके। हाँ, इसमें हम लोगों ने देखा था इस पे। अरे फिर उसका यार वो ईयर बता दो यार, मैं तो वो 78 दिखा रहा था, पता नहीं कहीं पे। 1970। ऐसा भी तो हो सकता है ये मतलब बिल इंट्रोड्यूस करके मतलब हाँ गए करेक्ट, और हो सकता बाद में पास किया गया। है। यस यस। अरे हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ ठीक है, छोड़ो इसको, I think we need to यार see। वैसे ये गलत था, ये कैसे वेरीफाई किया था आप लोगों ने? याद आ रहा है किसी को? हाँ, बुक से देखा ना हमने। बुक से देखा था ना। बट एक और बात, प्राइवेट मेंबर बिल इतने लॉन्ग लास्टिंग चल लेते हैं। 73 से 78 सरकार भी बदल गई थी। इमरजेंसी का टाइम था ना, नहीं बदली थी, मतलब काफी लंबी चली थी ना वो वाला टाइम तो। और उसमें भी बहुत सारे प्रोविजन है कि लैप्स होता है, नहीं लैप्स होता है, वो वाले सारे प्रोविजन देख। इफ यू रिमेम्बर ना, 42nd अमेंडमेंट में लोकसभा का टर्म 5 ईयर से 6 ईयर भी कर लिया था, राइट? हाँ 44 में किया था ना। अगर ये 78 में नहीं, पास हुआ तो 44 में रिवर्स किया था, वापस हाँ, 5 लेकर। रिवर्स किया था। बट अगर ये 78 में बिल पास हुआ है तो 77 लास्ट था इंदिरा गांधी का। उसके बाद तो मोरारजी देसाई आ गए थे। या राइट। अरे
I अरे mean वो 40. प्रेसिडेंट लिसन ना, वो प्रेसिडेंट के मतलब प्रोविजंस पड़े हैं ना, तब कब लैप्स नहीं होता। तो ऐसा थोड़ी है कि हर बार लोकसभा बंद हो गई तो वो लैप्स हो गया। अगर वो प्रेसिडेंट के पास गया होगा सेंट के लिए तो भी वो नहीं लैप्स हुआ होगा। तो मल्टीपल प्रोविजंस हो सकते हैं उसके अंदर, वो लैप्स नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा खत्म हो गई तो लैप्स हो गया। आई थिंक काफी डिस्कस कर लिया है दीवान चमन लाल को। नेक्स्ट करो। चलो नेक्स्ट है 39. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. बताओ। No, no. करेक्ट है. A bill pending in Anything लोकसभा जहाँ पे भी इन्वॉल्व है ना वो लैप्स होगा ही होगा, वेदर नहीं, इट इज पास फ्रॉम नहीं लोकसभा. नहीं यार, ये फॉल्स है। प्रोरोगेशन पे नहीं होता, वो डिसॉल्व हो डिसॉल्व जाता में है। होता है वो. अच्छा हाँ, सॉरी माय बैड. A bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on dissolution of Lok Sabha. ठीक है, सही है. सही है। False is right. सही है, सही. एक बार इसका एक वो था ना टेबल कि कौन सा कब पास होगा. ओके, पहले इसको डिस्कस कर रहे थे, शायद हाँ, पहले इसको ले लेते हैं. 39 का बी है। आर्टिकल 107 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सर्टेन situation under which bill lapses in the Indian Parliament. The position of bill in either house of the Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, varies with respect to circumstances in the Parliament. The dissolution of Lok Sabha is followed by lapsing of all business, including the bills, motions, resolutions, notice, petitions, and so on, pending before it or its committee. However, there are few bills which do not lapse even on its dissolution. तो अभी जो बात डिस्कस करे तो वही क्वेश्चन आ गया। तो ये रही टेबल, ठीक है। कोई पढ़ेगा इस टेबल को? इसमें अगर सिर्फ लैप्स वाले जो 2 केस होते हैं वही अगर सिर्फ याद कर लो तो काफी है ना। बाकी अगर कुछ भी आ जाए पेपर में तो डज नॉट लैप होगा ऑटोमेटिक। मैं पढ़ लेता हूँ. ठीक है, पढ़। बिल पेंडिंग इन लोकसभा विल लैप्स. बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा विल लैप्स. अगर ये पास राज्यसभा से भी हुआ है तो क्या होगा? बिल पेंडिंग इन लोकसभा. चलो आगे पढ़ लेता हूँ मैं. नॉट पास्ड बाय 2 हाउसेस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड इफ प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड जॉइंट सिटिंग डज नॉट लैप्स. तो इसमें आई थिंक सिंपल रूल है कि प्रेसिडेंट जहाँ पे भी इन्वॉल्व है लैप्स नहीं होगा वो. करेक्ट. अच्छा, बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स. इसका रीजन क्या है कि राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी ना, इसलिए लैप्स नहीं होगा. करेक्ट. वो लोकसभा में गया भी नहीं ना, वहीं रह गया राज्यसभा में. बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट पेंडिंग असेंट ऑफ प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स. बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन डज नॉट लैप्स. वही मतलब प्रेसिडेंट के 3 देखे अपन ने, तीनों भी लैप्स नहीं होते हैं. करेक्ट. प्रोरोगेशन ऑफ द पार्लियामेंट. हाँ यार, आप 4th पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे, नॉट पास्ड बाय लोकसभा, मतलब वो एक केस ये भी तो सकता है गया हो बिल लोकसभा में लेकिन पास नहीं हुआ हो, मतलब डिफीट हो गया हो, ये भी तो हो सकता है ना. तो उस केस में वो पहला वाले में चला जाएगा ना वो, कि बिल इज पेंडिंग इन लोकसभा. हाँ, नहीं मैं वो बता रहा हूँ कि मतलब वो संजय बोल रहा था ना कि वो पास नहीं हुआ मतलब उधर नहीं गया. हाँ, अगर वहाँ पे गया है और पास नहीं हुआ है दैट मींस इट इज पेंडिंग इन लोकसभा, वो लैप्स होगा. वापस आ जाता है ना. हाँ, अगर डिफीट हो गया तो मतलब वापस आ जाएगा उसके. हाँ, ओके उधर आ जाएगा. Prorogation of the parliamentary session by president terminates that particular session of the parliament. Prorogation does not affect any pending bill or any other business pending before the house. However, all pending notices lapse on prorogation. ये थोड़ा सा important है, ठीक है. जो भी pending notices होते हैं वो lapse हो जाएंगे, बाकी कोई business जो है वो business as usual चलता रहेगा, ठीक है. आई थिंक यूके का जो पार्लियामेंट है उसके अंदर प्रोरोगेशन में बिल्स भी लैप्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये डिस्टिंक्शन है इंडियन और उसमें यूके पार्लियामेंट. हाँ, लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ है यूके नहीं मालूम मुझे, यूके वाला. ये आई डोंट नो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, बट मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा था. यही डिफरेंस होता है पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स में और नॉर्मल स्टूडेंट्स में. हाँ, आई थिंक मैं सोच रहा था कि सिम्स हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम वही से ले तो सेम होगा, ऐसा मेरा जनरल थॉट.
अरे बहुत कुछ इंडिया ने अपना दिमाग लगाया ना, 0 आवर, कॉलिंग अटेंशन मोशन और वो एडजॉर्नमेंट मोशन, वो सब है। राइट, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। आदिति, विजय, What will follow if the money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? The Lok Sabha may still proceed with the bill, accepting or not accepting the recommendation of Rajya Sabha. Correct, no? Correct, हाँ. The Lok Sabha cannot consider the bill further. नहीं. They can, no? The Lok Sabha may send the bill to Rajya Sabha for reconsideration. No. एक बार ही जा सकता है, I think. मतलब हाँ, एक बार ही जाता है. Next है, the president may call a joint sitting for passing the bill. ये नहीं होता. मनी बिल गलत होता है. फाइनेंस 1 के लिए होता है क्या जॉइंट सिटिंग? हाँ. होता है. फाइनेंस और ऑर्डिनरी दोनों में सब क्लियर है. तो फाइनेंस 1 वाले 2 कंडीशन कौन से थे? एक तो प्रायर अप्रूवल फ्रॉम प्रेसिडेंट और दूसरा इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा. फाइनेंस 2 उसमें ओनली प्रेसिडेंट अप्रूवल बिफोर पासिंग ऑफ दैट बिल. ठीक है, ओके. आर्टिकल नंबर क्या था? 17. 117. ओके, नेक्स्ट चलो. करेक्ट, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 40 था. 40 का ए था, मनी बिल डिफाइंड है 110 के अंदर. Concerned with financial matters like taxation, money bill may only be introduced in Lok Sabha on recommendation of President. Must be passed in Lok Sabha by a simple majority of all members present and voting. Following this, it will be sent to the Rajya Sabha for its recommendation, which Lok Sabha may reject if it chooses to. If such recommendations are not given within 14 days, it will be deemed to be passed by the Parliament. The Lok Sabha has more power than Rajya Sabha in case of a money bill only. When a money bill is presented to the president, he may give his assent to the bill or withhold his assent to the bill, but he cannot return the bill for reconsideration. ठीक है, ये वाली चीज इसके अंदर एक ऑब्लिगेशन करी गई है मनी बिल के केस में. The provision of joint sitting is not necessary in case of money bill, since there is no possibility for a deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha. All right. Question number 41. वो फाइनेंस 1 में जॉइंट सिटिंग होता है क्या? हाँ, हो सकता है. अच्छा, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं होता. राइट. मैं पढ़ लूं? जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या है? 108. ओके. 118 है. 108. 108. सॉरी. थैंक यू. पढ़ो अक्षय. Okay. With reference to Indian Parliament, which is not correct. First, appropriation bill must be passed by both the houses of Parliament before it can be enacted into law. सही है? ये अप्रोप्रिएशन बिल दोनों हाउसेस से पास होता है क्या? हाँ, दोनों से ही होता है ना फर्स्ट. ठीक है. सही लग रहा है. मनी बिल भी दोनों से होता है क्या? ये मनी बिल होता है. हाँ हाँ. सारे बिल दोनों से ही होते हैं ना. पार्लियामेंट का मतलब ही लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट होता है ना. तो प्रोसीजर तो पूरा वही फॉलो करता है. फिर उनमें मनी बिल के केस में थोड़ा राज्यसभा का पावर लिमिट है, बाकी तो बिल का जो जनरल प्रोसीजर यही होता है. नहीं, अगर वो मतलब नहीं ऐसा हुआ पास कि करेंगे मनी ना बिल राज्यसभा पास ही नहीं करा तो 14 डेज बाद खत्म हो जाएगा, वो पास माना जाएगा वहां से. अल्टीमेटली तो पास माना जाएगा ना वो. अच्छा, ठीक है. तो पहला सही है मतलब. नहीं Next यार, है, no ये money- बोल रहा है मस्ट बी पास्ड. नहीं होगा ना. चलो ठीक है, अपन होल्ड पे रखते हैं इसको. नेक्स्ट देखो, नो मनी शैल बी विथड्रॉन हाँ, so must be pass मतलब pass, it should be pass ना, ऐसा है कंडीशन, राइट? सही तो है. हाँ, लॉ बनने के लिए पास होना ही चाहिए ना, ऐसा आई थिंक बोल रहा है.
अच्छा चलो होल्ड पे रखते हैं उसको, नेक्स्ट देखते हैं। नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय द अप्रोप्रिएशन एक्ट। तो सही है ना? सही है। अच्छा नेक्स्ट है, फाइनेंस बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्सेस but no additional bill/act is required for making changes in the rates of taxes which are already under operation. चेंज तो चाहिए ना, अगर कुछ चेंज होगा तो भी प्रपोज करेंगे। वो तो आई थिंक फाइनेंस बिल में नहीं कवर हो जाएगा। मतलब जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैं उनको तो आई थिंक फाइनेंस बिल से ही वो चेंज कर सकते हैं, उसके लिए अलग से। मतलब टैक्स रेट बढ़ा थोड़ी सकते हैं यार वो अपनी मर्जी से बिना उसके। इफ यू चेंज का रिकॉल ना, मतलब क्या है, बढ़ाना या फिर कम रिसेंटली करना ना? जीएसटी के कुछ कॉन्सेप्ट में फाइनेंस बिल वगैरह वो भी न्यूज़ में था, राइट? ओके जीएसटी में तो काउंसिल डिसाइड करता है ना, वो फाइनेंस बिल और में। इसमें बढ़ाना थोड़ी बात हो रहा है, चेंज का बात हो रहा है, कम भी वही चेंज है, होता हाँ। है। चेंज चेंज मतलब कैन कम भी हो मीन बोथ सकता है। राइट, कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है। हाँ तो इसके लिए बार बार थोड़ी करेंगे। करेक्ट बिल। करेक्ट, हाँ एक में जब हो वो जाता लेते होगी। हैं। हम्म। ठीक है। यार लेकिन एक और चीज अपन ने पढ़ी थी, गवर्नमेंट कैन नॉट इंक्रीज द टैक्सेस विदाउट द परमिशन नॉट ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा गवर्नमेंट, कुछ तो हाँ पार्लियामेंट के नॉट, एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट नहीं कर सकता ना, ये पढ़ा था हमने। हाँ गवर्नमेंट तो रेट बढ़ा सकती है ना टैक्सेस के, लेकिन जब वो बिल कंसिडरेशन में आ रहा है तब वहां पर पार्लियामेंट उसे बढ़ा नहीं सकता। हाँ वही है ना, रिसेंट केस जो कॉर्पोरेट टैक्स जब हाँ रिड्यूस ना ऑर्डिनेंस करके, देन दे मेड इट अलाउ। ठीक है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सही ये है, तो बताओ सही है। आंसर। फिर तो आई थिंक यही लग रहा है, इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आई थिंक वो लॉजिक लग रहा है ना कि राज्यसभा अगर उसको नहीं होल्ड पे रख दिया 14 डेज के बाद तो इट वुड बी कंसीडर्ड पास। बताओ सब लोग क्या मार्क करोगे फटाफट। नहीं, अभी ए वन बाय वन चला ना, डी हमने एलिमिनेट कर लिया तो डी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, राइट? हाँ बी भी नहीं होगा। तो ए और सी में फंस गया। अभी ये पढ़ो एक बार। A, the appropriation bill must be passed by both houses of the parliament before it can be enacted into law. तो ये क्या लग रहा है, सही है ना? ये एक्चुअली गलत, मतलब गलत है ना ये। इस लॉजिक से लग रहा है ना कि इन्होंने बोला कि राज्यसभा उसको मतलब कोई एसेंट ही नहीं देता उसके ऊपर, तो 14 डेज के बाद फिर इट इज डीम्ड टू बी पास्ड ना। करेक्ट अजम्पशन है ना वो, इट इज अज्यूम टू बी अच्छा पास अपन बाय पढ़ बोथ। लेते हैं यार, इस पे क्लैरिटी नहीं है, अपन पढ़ लेते हैं आंसर। इफ यू गो जस्ट बाय एलिमिनेशन ना तो सी लग रहा है, राइट? नहीं ठीक है, सी नहीं है fine. ना, देखो सी में सी तो सही है ना, क्योंकि सबसे पहले बजट के टाइम पे जो फाइनेंस बिल आया उसको पास कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्हें अगर गवर्नमेंट को फर्दर कोई टैक्स चेंज करना होगा तो उसी बिल को अमेंड करना होगा, एडिशनल एक्ट अलग से नहीं लेके लाएंगे ना वो। नहीं, वही मैं बोल रहा था ना कि रिसेंटली इफ यू सी द करंट अफेयर्स में कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने रिड्यूस किया, राइट? ईयर के बीच में रिड्यूस किया, लेकिन वो इसमें उसी एक्ट को अमेंड अरे करके किया ना। रुक जाओ, इसमें एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं फिर इसको थोड़ा सा और कंसिडरेशन करते हैं। तो करेक्ट इसका करेक्ट। आंसर ए है, ठीक है, पहले वाला ही है। तो appropriation bill, this bill has to be passed by both houses passed by the parliament for government to withdraw money from the consolidated fund of India। ये हमको पता ही था, ये हमने सही कर दिया था। The Constitution of India says that no money shall be withdrawn from the CFI except under the appropriation made by the Appropriation Act। ये भी अपने को पता था। Since appropriation bill is a money bill, it is not required to be passed by both houses, लोक सभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो वही वाला लॉजिक है, इसकी वजह से आई थिंक थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो रहा था अपने को। तो अगर राज्यसभा उसको पास नहीं भी करता तो इट वुड बी डीम्ड टू बी पास। ठीक है, तो वो दोनों हाउस पे थोड़ा सा ये पंगा हो गया। अदरवाइज अगर ये वर्ड लोकसभा और राज्यसभा की जगह पार्लियामेंट होता देन इट वुड हैव बीन करेक्ट, बट ये बोथ हाउसेस बोलकर उसने फंसा दिया अपने को। Finance bill, this bill deals how the government plans to raise the money to meet its expenditure. This bill has to be passed by parliament
for the government to raise money through taxes and other means. The proposal of the government for the levy of new taxes, modification of existing tax structure, or continuance of existing tax structure beyond the period approved by the Parliament are submitted to the Parliament through the finance bill. एक बार वापस पढ़ देता हूँ, काफी लंबा स्टेटमेंट था ये. हाँ. So the proposal of the government for the levy of new taxes, modification of existing tax structure, or continuance of the existing tax structure beyond the period approved by the Parliament are submitted to the Parliament through the finance bill. Okay. The finance bill can introduce only in Lok Sabha since it is a money bill, and Rajya Sabha can only recommend amendments in the bill. The bill has to be passed by the Parliament within 75 days of its introduction. जीएसटी वाला जो टैक्स स्लैब चेंज हुआ वो फाइनेंस बिल के थ्रू? नहीं, वो जीएसटी काउंसिल अलग होती है, वो उसके लिए कोई बिल नहीं आता. वो काउंसिल के पास पावर होती है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को टैक्स रेट जो है ना वो फिक्स है, 0 होगा, 5 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 28 होगा. तो किस प्रोडक्ट को कहाँ पे निकालना और कहाँ डालना है वो जीएसटी काउंसिल करती है. और स्लैब चेंज करना होगा तो स्लैब का अगर नहीं स्लैब का अगर वैल्यू चेंज करना हो ना तब शायद एक्ट चाहिए होगा, आई थिंक. नहीं काउंसिल ही करेगी ना उसे भी. ओके, पता नहीं मुझे, मेरे पास एक और बुक था उसमें सी सॉल्यूशन दिया है तो चेक कर लेना. थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. अच्छा, सी दिया हो क्या? बट ठीक है, इसने लॉजिक तो यार सही लगाया, बट चलो ठीक है, देख लेंगे इसको. उस बुक में सी के लिए हाँ क्या दिया हुआ रीजन उसका? एक बार खत्म कर लो इसको जो अपन पढ़ रहे थे. उसका फोटो डालता. ओके, ये खत्म. संजय एक बार ये खत्म कर लेना, सॉल्यूशन आगे जो लिखा है. हाँ ठीक है. The finance bill can only be ठीक है. A money bill is defined in the Article 110 of the Indian Constitution. Money bills are concerned with the financial matters like taxation, public expenditure, etc. A money bill can only be introduced in Lok Sabha on the recommendation of President. ठीक है, इतना ही. अच्छा, जैसे कि पार्लियामेंट रिड्यूस नहीं कर पाती है टैक्स को, सॉरी, तो ये जो बात कही गई है कि पहली वाली, तो चेक्स एंड बैलेंस कैसे हो पाता होगा? मतलब अब गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया टैक्स वैक्स बहुत ज्यादा, मेजोरिटी में गवर्नमेंट है, तो उसको मतलब पार्लियामेंट नहीं इंट्रोड्यूस कर पाएगी तो कौन कर पाएगा? मतलब कि इस एंगल से अरे तो गवर्नमेंट पावर में है तभी, गवर्नमेंट तो पावर में है तभी तो वो इंट्रोड्यूस कर पाती है ना मनी बिल. उसी के लोग उसको पास करवाते हैं, उसके लोग ही उसको खिलाफ थोड़ी हो जाएंगे. एक और बात, ये जीएसटी काउंसिल में शायद अपोजिशन के मेंबर्स बैठते हैं क्या? एक दो नहीं, ओनली स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट्स के, और सेंटर के जो फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठते हैं. तो ये सब लोग बैठते हैं, इसमें अपोजिशन का कोई रोल नहीं होता. मतलब एक्स ऑफिशियो कैटेगरी में सब लोग बैठते हैं अपनी. यार किसी को ये कंफ्यूजन समझ आया तो क्लियर कर दो प्लीज. सी जस्ट मेरा एक डाउट है, क्लैरिफाई कर दो. मैं प्रैक्टिकल जो भी हुआ था वो बोलूंगा. निर्मला सीतारमण जी ने वो कॉर्पोरेट टैक्स रिसेंटली कम किया ना, शी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, राइट? तो वो ईयर के बीच में शी डिड इंटरिम बजट में, इफ यू सी सेकंड टाइम जब इलेक्शन हुआ तो ईयर के मिड में शी डिड इमीडिएटली ऑर्डिनेंस उन्होंने ले लिया. सो इफ यू सी द सी स्टेटमेंट ना, उसने कुछ न्यू नहीं किया, उसने सिर्फ रिड्यूस किया कॉर्पोरेट टैक्स रेट को ड्रास्टिकली, राइट? तो उसने नया बिल तो लाया ना, वही मैं बोल रहा था. मैं बोल रहा हूँ इस पे. हाँ, मतलब बिल नया नहीं था, मतलब एक्ट नया नहीं था, वो उसी जो ऑलरेडी जो पहले बजट में लाए थे ना फाइनेंस बिल, उसी को उन्होंने अमेंड किया. तो उसको नया एडिशनल बिल नहीं बोलेंगे. मतलब रेजोल्यूशन पास करके जैसे जो भी उनका अमेंडमेंट जब करते हैं ना, एज फार एज आई रिमेंबर, वो नया बिल ही लेके आते हैं वो. लेकिन वो उसको भले अमेंडमेंट लगाते हैं ब्रैकेट के अंदर. हाँ वो तो सही है, लेकिन उसको अलग से न्यू बिल थोड़ी ना बोलेंगे, मतलब एडिशनल बिल थोड़ी बोलेंगे. हाँ बिल ही होता है, नया बिल होता है वो. हाँ यार, वैसे इसका पॉइंट भी सही है विजय का. हाँ वो देखा मैंने, वो
तो उसका नाम भी है टैक्सेशन लॉज बिल 2019 करके एक बिल था। आई थिंक वो नए नए बिल एवरी ईयर आता रहता है। ठीक है, तो इस पे यार थोड़ा और रिसर्च करना तो पड़ेगा। विजय तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि रेट्स ऑफ टैक्सेस कम ज्यादा करने के लिए बिल लाना पड़ता है, दैट्स इट राइट? हाँ करेक्ट, बट द सी स्टेटमेंट इज सेलिंग नो चेंजेस, नो बिल इज रिक्वायर्ड ना। हाँ दैट्स व्हाट आई मतलब कि आई थिंक व्हाट इज करेक्ट इज दैट बिल इज रिक्वायर्ड हाँ इवन yes, टू चेंज द टैक्सेस, रेट्स correct ऑफ टैक्सेस। correct। ठीक है। एंड पहला वाला क्या है, सही है मतलब? हाँ पहला तो सही था, लाइक डीम टू बी पास करके था ना, बोथ द हाउसेस मस्ट इट्स कंसीडर्ड टू बी पास्ड। इसका कोई वो चेक कर सकता है क्या, यूपीएससी ने क्या आंसर की दिया हुआ है? पता नहीं, मेरे जो बुक में था ना वो सॉल्यूशन मैंने डाल दिया ग्रुप में, सी मेंशन था उसमें। okay? तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, इसको अपन कौन सी चेक ईयर कर का है ये? लेंगे। 2004 का है। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर अभी। 42 पढ़ना है कोई। Which of the following bill must be passed by each house of the Indian Parliament separately by a special majority? Okay. Ordinary bill, money bill, finance bill, constitution amendment bill. Constitution amendment bill, no? ठीक है। 42 राइट, 42 का डी था। हाँ देख लो, मेजोरिटीज देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कब होता है? Majority of more than 50% of the total membership of the house. Effective majority, it means more than 50% of the effective strength of the house. Okay. This implies that vacant seats are not taken into consideration. Okay. Next, अरे simple पैरेलल majority. ये भी बताओ ना कहाँ होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, कहाँ लगती है? ये तो स्पेशल मेजोरिटी का यूज होता है मोस्टली हमेशा। Absolute नहीं, majority एब्सोल्यूट की में बात चल रही है, बताओ कहाँ लगती है? वो प्रेसिडेंट का वो रिमूव करने के लिए। नहीं नहीं, वो तो सुपर एब्सोल्यूट होती है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होती है शायद ना। अच्छा एब्सोल्यूट जहाँ तक मुझे याद है सरकार बनाने की लगती है वो, जो नो Confidence कॉन्फिडेंस motion. का कौन सा लगता है? स्पीकर रिमूवल का? वो तो नहीं इफेक्टिव वो तो होता ले है, लेगा। हाँ इफेक्टिव सॉरी होता है सॉरी, वो। हाँ इफेक्टिव होता है। मतलब चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है शायद। एब्सोल्यूट कहाँ लगती है यार? गवर्नमेंट फॉर्मेशन में लगती है जहाँ तक मुझे याद है। एब्सोल्युटली हमेशा स्पेशल मेजोरिटी के साथ में यूज होता है। अरे नहीं यार, एब्सोल्यूट का मतलब है कि ग्रेटर देन 50%। वो तो सही है, लेकिन पहले एक प्रोसेस होता है हमारा, पहले एब्सोल्यूट होता है, बाद में स्पेशल मेजोरिटी की तहत चेक होता है। इसकी बात कर रहा हूँ। आई मीन इन जनरल फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ना, एब्सोल्यूट बोल सकते। हाँ अच्छा, मेरे पास लिखा है कि एब्सोल्यूट इज ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर 545 सीट्स है तो गवर्नमेंट नीड्स 273 सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अरे उसी में कॉन्स्टिट्यूशन वाले में ही है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन वाला। तो वही देख रहा है क्या? हाँ वही देख रहा था मैं। अच्छा 4 नंबर पे जा, उसमें नीचे चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर अबे तो 11। सिलेबस पे गया है ब्रो। अरे सॉरी, अरे हाँ खुल गया। क्या हो रहा है, अपने आप ही खुल रहा है। कौन सा कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ पहले वाले में ही चैप्टर नंबर 11 उसी के अंदर। तो कुछ खुल ही नहीं रहा है। वैसे मैं बोल देता हूँ मैं। हाँ बोल दे। इफेक्टिव मेजोरिटी होता है ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है। एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। बस ये 4 ही जगह पर लगती है, इफेक्टिव वाली ना एब्सोल्यूट वाली। इफेक्टिव फिर से रिपीट करो। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा लिखा है कि ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज। ठीक है। आई मीन केसेस पूछ रहा था। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। 4 लोगों का इफेक्टिव।
हाँ, एंड मतलब ये ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होगा इक्विवेलेंट। तो सभी हेड्स ना, बोथ द हेड्स यहाँ पर भी बोथ लोग, द हेड्स ऑफ अपर हाउस लोअर हाउस, यही है सिर्फ। एंड जो तुम प्रेसिडेंट का बोल रहे थे ना विजय, दैट इज सुपर स्पेशल, यू कैन से, इट इज 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। हाईएस्ट वही है ना, हाईएस्ट। हाँ, सबसे हाईएस्ट वही है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इट कम्स अंडर आर्टिकल 61 इन प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट। ओके, अब तो सबसे सिंपल एंड स्पेशल देख लो एक बार। सिंपल में तो दिस refers to majority of more than 50% members present and voting. This is also known as functional majority और working majority. ठीक है, इस नाम से भी रेफर किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, फंक्शनल और वर्किंग। Special majority, it requires a majority of 2/3 of the member present and voting supported by more than 50% of the total strength of the house. ठीक है, 2/3 present and voting supported by 50% of the total strength of the house. ठीक है, इन केस ऑफ चेंज ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इसके अंदर 50% ऑफ स्टेट का भी इंक्लूड हो जाएगा, जैसा जीएसटी के अंदर हुआ था, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट मस्ट असेंट इट। ठीक है, और बाकी सब ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल रिक्वायर ओनली simple majority. However, constitutional amendment bill under Article 368 requires a special majority to be passed. ठीक है, changes to constitution other than covered under Article 368 can be passed by simple majority. तो इसके एग्जांपल दे सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अमेंडमेंट जो कि 368 के अंदर नहीं आते? आर्टिकल 2-3 2-3 आर्टिकल 2 और 3 अच्छा, को अमेंड second करना, मतलब स्टेट का नाम चेंज करना। वो शेड्यूल 256 also बोल सकते हैं ना जनरली। राइट, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज करना, तो ये कुछ एक प्रोविजन है जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट अक्षर, वो क्या बोल रहे थे आप, प्रेसिडेंट के लिए स्पेशल नहीं चलता है? स्पेशल का जो भाप होता है वो, हाँ, वो 2/3 चाहिए ऑफ होता है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, एंड जो स्पेशल होता है वो 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, प्रेसिडेंट के सबसे ऊपर वाली चाहिए होती है मतलब है। वो एक ही ऐसा है, मतलब एक ही है उसका वर्क भी, जो है ना ये 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट की मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए होता है। तो एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। तो बेसिकली सिंपल है, इफेक्टिव है और एब्सोल्यूट है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल में भी 4 तरह की है। एक टेबल है, वो मैंने आई थिंक स्क्रीनशॉट लिया था, मैं भेजता हूँ ग्रुप। मैंने ग्रुप में भी डाला है, एक बार देख लो, देखना हो तो। संजय दिखा दे। देख लो भाई लोग। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी पास ऑर्डिनरी मनी फाइनेंस बिल, पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, सेंचर और कॉन्फिडेंस। ठीक है, फिर डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल वाली। फिर इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ओनली इन वन हाउस। ओनली इन वन हाउस मतलब डेप्यूटी चेयर को इलेक्ट करते हैं ना, उसमें एक ही हाउस में करते हैं सबके लिए, दोनों हाउसेस में नहीं होता है। ओनली राज्यसभा पार्टिसिपेट करता है भाई। ठीक है, फिर है रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 368 रिक्वायर्स सिंपल रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो बेसिकली इलेक्शन जो है ये स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयर ऑफ राज्यसभा और वीपी। ठीक है, ये 4 का इलेक्शन रहता है इसमें सिंपल मेजॉरिटी में। और रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स जो चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या पॉइंट है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ना, जिसमें फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, तो वहां पे जो स्टेट्स को जो असेंट देना होता है, वहां पे सिंपल मेजॉरिटी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई। ओके, नेक्स्ट है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसमें मोर देन हाफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसी।
इफेक्टिव मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं, वैकेंसी को हटा दो मतलब, ठीक है। तो ऑल द देन मेंबर्स, ठीक है, ऑल द देन मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसका यूज है एक मोशन। सेकंड प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं होता है शायद, ये जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का वर्ड यूज ही नहीं करते यहाँ पे, वो सिंपल में करते हैं, वो सिंपल में स्पेशल में करते हैं वो। तो इसका मतलब है टोटल स्ट्रेंथ माइनस DDR, वैकेंसी। ठीक है। डेथ, रेजिग्नेशन हुआ हो उनका, और एक और डी क्या था, डेथ, क्वालिफिकेशन होगा, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ माइनस DDR होगा इफेक्टिव मेजोरिटी। मोशन फॉर रिमूवल ऑफ VP, डेप्यूटी चेयर इन राज्यसभा अंडर आर्टिकल 67। अंडर आर्टिकल 67, ओके। प्लस रिमूवल ऑफ VP इफेक्टिव राज्यसभा प्लस सिंपल इन लोकसभा। मतलब अगर वीपी को रिमूव करना है तो राज्यसभा में इफेक्टिव चाहिए, लेकिन लोकसभा में सिंपल चाहिए। ठीक है, क्योंकि VP वहां का होता है राज्यसभा का, तो वहां पे इफेक्टिव चाहिए और यहाँ सिंपल में लोकसभा में सिंपल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल strength of the house, that is equals to 545 by 2 is equals upon to 273 only for formation of government. Absolute majority का सिर्फ एक ही रोल है for formation of government, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ देखते हैं, मोर देन टोटल होनी चाहिए, मतलब 50% से ज्यादा। नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी, अंडर आर्टिकल 249 ओनली more than 2/3 of present and voting, ओके। मतलब मैं समझता हूँ एक मिनट। हाँ, ये स्पेशल मेजोरिटी में 3 टाइप्स होते हैं, स्पेशल के भी 4 होते हैं। चौथा कौन सा होता है? वही सुपर स्पेशल वाला ही। जो रिमूवल ठीक है है, ना, हाँ ठीक है। मतलब वो तो अलग ही हो गया ना थोड़ा सा, मतलब ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा अलग लिखा है उसको। तो पहला है आर्टिकल 249 के अंदर मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड इसके अंदर हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वाली जो कंडीशन होती है ना, वो नहीं होती शायद इसमें, करेक्ट है ना? राज्यसभा रिजोल्यूशन टू एम्पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट एंड ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए। ऑल इंडिया सर्विस और लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट वैलिड फॉर 1 year कैन एक्सटेंड इन टाइम्स। तो राज्यसभा रेजोल्यूशन, ओके। तो इसमें सिर्फ 2/3 मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग की, एंड ग्रेटर देन हाफ होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन हाफ की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है 368, ग्रेटर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड ग्रेटर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो इसमें अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखते हैं अपन, या फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, रिमूवल ऑफ CEC कैग, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखते हैं बहुत सारे, देन नेशनल इमरजेंसी के जो अप्रूवल चाहिए होता है वो भी स्पेशल होता है, एंड दैट टू इन बोथ द हाउसेस। फिर रिजोल्यूशन बाय SLA टू क्रिएट एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर आर्टिकल 169, ठीक है। तो यार ये स्पेशल मेजॉरिटी जो कॉमनली देखते हैं अपन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, CEC कैग, नेशनल इमरजेंसी एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 368 मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 1/2 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और इसमें प्लस 50% स्टेट रैटिफिकेशन भी चाहिए होता है, ठीक है। ठीक है, एंड वो लोग सिंपल मेजोरिटी से करते हैं, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट कि विद इन दैट टाइम फोर्स नहीं कर सकते, उनको करना ही है। दे कैन आल्सो कीप इट पेंडिंग, करेंगे ही नहीं वो सब लोग मिलके, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली जो हमने ऊपर देखा ना, उसके अंदर अगर हम 50% ऑफ स्टेट रैटिफिकेशन को ऐड कर देंगे तो ये तीसरे नंबर वाली स्पेशल मेजॉरिटी हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है,
तो इसके अंदर कौन से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स विच अफेक्ट द फेडरलिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल एनजेएसी आया था जो जिसमें हाई कोर्ट को पोजीशन को कम कर रहे वगैरह। प्रेसिडेंट के बारे में है, 7th शेड्यूल के लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, या फिर अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368 इटसेल्फ। ये सारे याद कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो बेसिकली याद करते हैं आप, सीए बिल अफेक्टिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होगा तभी हमें स्टेट्स का चाहिएगा रैटिफिकेशन, ठीक है। तो जो स्टेट्स को अफेक्ट कर रहे हैं वो ही सब बिल्स होंगे इसमें। तो इसमें आएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर है 7th शेड्यूल, ऑफ कोर्स ये तो आएगा ही क्योंकि स्टेट लिस्ट होती है उधर। जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है अपनी, तो ये भी अफेक्ट करेगा ही। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, तो ये तो ऑफ कोर्स करेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट्स के लिए रिलेटेड होगा। और नेक्स्ट है अमेंडिंग आर्टिकल 368 इटसेल्फ। तो ये कुछ क्वेश्चन था ना कल की, अगर सिर्फ 368 को भी अगर अमेंड करना है तो वो कौन सा आर्टिकल होगा? तो ये स्पेशल मेजॉरिटी वाला होगा जहाँ पे स्टेट्स का रैटिफिकेशन भी चाहिए। और लास्ट है सुपर स्पेशल, जो सिर्फ एक ही काम के लिए होती है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। उसमें आर्टिकल 61 है और 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस चाहिए, और ये बहुत मुश्किल होती है। ऑलराइट। वैसे इसमें ना एक दिक्कत है, लक्ष्मीकांत में ये लिख रहा है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, उसको रिमूव करने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए लक्ष्मीकांत में। वो गलत था सर। एक्चुअली मैंने लक्ष्मीकांत गलत है इस मामले में। हाँ, इस मैंने मामले में उसमें गलत से करा है। है। ये सबने बताया भी है, सारे इंस्टीट्यूट्स ने बताया भी है इस चीज को। ठीक है, सही है। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट पे चले। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आई थिंक हमने 41 करे तो 42 करना है। ठीक है। Which one of the following bills must be passed by each house of the Indian parliamentary separately by? ये भी हो गया सॉरी, ये हो गया 42। हो गया, ये तो डिस्कस करेंगे। 43। Which of the following statements about money bill is not correct? A money bill can be tabled in either house of the parliament. बताओ। False। यही गलत है। हाँ, the speaker of the Lok Sabha is the final authority to decide whether a bill is money bill or not. होता ही है। The Rajya Sabha must return a money bill passed by the Lok Sabha and send it for reconsideration within 14 days. ठीक है। The president cannot return a money bill to the Lok Sabha for reconsideration. सही है। अच्छा एक चीज बताओ, जो सेकंड स्टेटमेंट देखा अपन ने जिसमें स्पीकर को पावर है, क्या ऐसी पावर चेयरमैन को भी है क्या राज्यसभा वाले? जब उधर मनी बिल है ही नहीं तो फिर उसको ऐसी पावर क्यों होगी? ठीक है, ठीक है। और इसके लिए अभी एक केस भी था, मतलब इनिशियली इस पावर को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था, लेकिन ये जो इन्होंने कांड किया था ना आधार कार्ड वाला, तो उसके बाद वो थोड़ा सा वो उसमें आ गया कि मैलिफाइड है तो वो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। uh, 43 का आई थिंक और तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, पे चलते हैं। 44। Consider the following statements. The chairman and the deputy chairman of Rajya Sabha are not the members of that house. डेप्यूटी चेयरमैन तो होता है ना? हाँ, चेयरमैन नहीं होता है। chairman. While the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of vice president. हाँ, आई थिंक ये सही है ना, वाइस प्रेसिडेंट के टाइम होता है। सही है। तो 44 का 2 ओनली होना चाहिए। ठीक है, 2 ओनली है। तो वाइस प्रेसिडेंट के टाइम में केवल पार्लियामेंट ही करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को नहीं इंक्लूड करते हैं।
तो मतलब इसको याद रखने का ऐसा कर लो कि उन्हें बाहर निकाल दिया तो कहीं थोड़ा सा कमी है उसको भरने के लिए नॉमिनल जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको भी ले लेते हैं, ठीक है। और डिप्यूटी चेयरमैन हो गया। अ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स ऑफ राज्यसभा इज नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन amongst its member. Any of them can preside over the house in absence of both chairman and deputy chairman. ठीक है। Election of president, he or she is elected indirectly through proportional representation by single transferable vote system. ठीक है। The elected member of both the house of the parliament, the elected members of the legislative assembly, elected members of the duties of Delhi and Puducherry. ठीक है। तो सारे जितने भी इलेक्टेड होते हैं वो प्रेसिडेंट के वोटिंग के टाइम पे वो वही वोट करते हैं, ठीक है। और जब इनको इम्पीच करने की बारी आती है तब आई थिंक शायद स्टेट से कंसिडरेशन नहीं लिया जाता, राइट? तब नॉमिनेटेड भी इंक्लूड होते हैं, राइट? हाँ, तब नॉमिनेटेड भी इंक्लूड होते हैं, करेक्ट। करेक्ट। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है वैसे, मतलब व्हाई इज इट सो? कंसेप्ट कोई है क्या? आई थिंक मतलब बार बार इस चीज के लिए स्टेट्स के पास जाना आई थिंक शायद फिजिबल नहीं लगता होगा, इसलिए करा होगा। और दूसरा नॉमिनेटेड को वो नहीं, हाँ ये वाला हाँ, नॉमिनेटेड क्या होते हैं, वो नॉन पार्टी लाइन से आते हैं। मतलब देखा जाए तो नॉन पार्टी लाइन से ही आना चाहिए था उन्हें। तो इस तरह से ना वो मतलब एक तरीके से मतलब मुझे क्या लग रहा है पता है क्या? हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देमसेल्फ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो उनको क्यों परमिशन देगी भाई तुम अपॉइंट करो प्रेसिडेंट को, समथिंग लाइक दैट। वो खुद ही प्रेसिडेंट की वजह से आ रहे हैं ना, अपॉइंटमेंट की वजह से। अच्छा। वैसा लॉजिक होगा शायद। Then election of vice president, he or she is elected indirectly by people through proportional representation by means of single transferable vote system. The electoral college consists of members from both the houses of parliament. Nominated member of the parliament also participate in the vice presidential election. तो इतना ही था इसमें इम्पोर्टेंट। चलते हैं। इसका है ना वो फॉर्मूलाज भी याद करना है क्या एक एक एमपी का? वो तो आसान ही है ना, उसमें मुश्किल क्या है? एमएलए का, हाँ एमएलए का है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन दैट स्टेट, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। क्योंकि खुद ही देख लो लाखों में चली जाती है ना संख्या, तो उसको कम करेंगे 1000 का एक फैक्टर ले लिया। और फिर एमपी का कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ एमएलए के जितने भी स्टेट्स के एमएलए का वोट मिला देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एमपी से, तो एमपी का निकल जाएगा। टोटल वैल्यू बोलते हैं, वही सेम चीज, ठीक है, राइट। पहले इसके वोट का वैल्यू ना सारे को ऐड करेंगे। हाँ, सारे को ऐड करें। 45 regarding the office of Lok Sabha Speaker, consider the following statements. He or she holds the office during the pleasure of the president. स्पीकर लग रहा है ये तो नहीं, ये तो नहीं होता। He or she need not be the member of the house at the time of his or her election, but has to become a member of house within 6 months from the date of his or her election. हाँ यार, इसका मेरे को हमेशा डाउट रहता है, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ते हैं ना तो अमंग्स इट मेंबर्स लिखा रहता है, तो इलेक्शन स्पीकर तो मेंबर होना ही चाहिए ना। हाँ, वही मेरे को थोड़ा इस पे कंफ्यूजन है। मैं सोचा था कई बार, लेकिन मेरे को कोई इस पे आगे मैंने नहीं सर्च किया शायद, बट हाँ मेरे दिमाग से तो क्या जो स्टेटमेंट दिया है वो मिनिस्टर के लिए होता है, मतलब हाँ, कैबिनेट में अगर सुनते, हाँ मतलब Correct, काउंसिल ऑफ correct, मिनिस्टर्स हाँ। के लिए होता है। ठीक है। If right. he or she Second- intends to resign, the letter of his or her resignation has to be addressed to the deputy speaker. हाँ, करेक्ट है ये तो। एक दूसरे को देते हैं ना लोग। हाँ, एक दूसरे को देते हैं। तो इसका वो क्या होना चाहिए? हाँ, इसका 3 ओनली होना चाहिए ना फिर तो। अच्छा, व्हाट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट एंड डिप्टी चेयरमैन? वो भी एक दूसरे को नहीं देते? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट तो उसको देता है ना, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। वो तो किसको देता है? एक बार वेरीफाई कर लो ना प्लीज, कोई
हाँ, डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन को देता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वहां पे बाय वर्च्यू ऑफ अ पोस्ट बैठ रहा है, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए वो वहां पे बैठ रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर वाला लॉजिक है ना, वहां नहीं लगता है, वहां पे वो प्रेसिडेंट को ही देता है, और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो चेयरमैन को देता है, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस ठीक है, सही है। आंसर क्या है इसका? 45th है ना ये, थर्ड ओनली, राइट। प्रेसिडेंट को ओथ कौन सा दिलवाता है? वो TGI या फिर सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, इसका थर्ड ओनली आंसर है। और स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड अमंग्स इट्स मेंबर बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, तो ये चीज सही था। द डेट ऑफ इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये चीज याद रख लो, इलेक्शन का डेट ये प्रेसिडेंट फिक्स करता है, ठीक है। he or she has to become the member of Lok Sabha at the time of election, ठीक है, तभी होगा। The speaker does not hold office during the pleasure of president, ठीक है, हमने देखा था कि उसको निकालने का भी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, तो इसका मतलब ये है कि वो does not hold at the pleasure of president. The office of speaker is a constitutional office. The speaker are the powers of speaker are derived from the Constitution of India, rules of procedure and parliamentary conventions. Okay, इनसे उसको पावर मिलती है। The speaker has to vacate his office if he ceases to be the member of Lok Sabha. If he resigns by writing to the deputy speaker, he or she is removed by the resolution passed by Lok Sabha with absolute majority. ने भी गलत लिख दिया क्या ये? लक्ष्मीकांत से उठाए भी। हाँ, वही उठाया है। ये भी मेरे जैसा है, ठीक है। Whenever the Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate his office and continues till the new elected Lok Sabha meets, ठीक है। तो जैसे काउंसिल ऑफ इसको क्या बोलते मिनिस्टर्स, हैं? इसको कोई केयर टर्म टेकर है, बोलते हैं ना, टेक्निकल टर्म? केयर टेकर है ना। नहीं, एक और वर्ड है। स्पीकर प्रोटेम ना? नहीं, स्पीकर प्रोटेम ये नहीं होता। स्पीकर प्रोटेम तो तब होता है जब नई लोकसभा बनती है ना, तो किसी को सेरेमोनियली जो सबसे ज्यादा एज का होता है उसको बना देते हैं, और फिर वो जो पहला स्पीकर होगा उसके इलेक्शन कराता है। कुछ शैडो कुछ होता है ना, वो क्या होता है? शैडो तो गवर्नमेंट होती है। अच्छा, हाँ, मैं कंफ्यूज था। अपोजिशन, या हाँ, ठीक है। ये यूके वाला है ना, शैडो गवर्नमेंट जो? शैडो गवर्नमेंट, राइट, वो यूके वाला है। मतलब यूके वाले में ये भी है कि जब वो कोई बंदा स्पीकर बनता है ना, तो उसको अपनी पार्टी छोड़नी पड़ती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इस स्पीकर का टर्म है क्या डिफाइंड? लोकसभा जब तक मतलब, हाँ, को टर्मिनस विद जब लोकसभा तक होता है। नहीं, वो तो पहले मीटिंग तक होता है ना, जो दूसरी सरकार आती है उनका जो पहला होता है, तब तक वहीं तक रहता है ना, तो टर्म फिक्स। हाँ, फिक्स नहीं है, सही बोला सर। हाँ, तो टर्म फिक्स नहीं है ना, ऐसा लिखा हुआ है ना? नहीं, it is as Sanjay Akshay said ना, co-terminus with the house. इवन मतलब वो जैसे शाश्वत ने बोला ना कि जब तक नई गवर्नमेंट या नया इलेक्शन होके स्पीकर नहीं मतलब वो नया सेशन नहीं चालू हो जाता लोकसभा का, तब तक वही लोकसभा की स्पीकर की पोस्ट पे रहता है। नहीं, ये सब प्रोविजंस तो ठीक है, अपन को सब पता है, बट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि टर्म है या नहीं? नहीं है। नहीं है ना? नहीं लिखा हुआ, मुझे जितना याद है। पता नहीं, लक्ष्मीकांत में तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। कंसीडर द स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ट्रू है कि फॉल्स है बताओ। देयर कैन बी नो डिबेट अबाउट द स्पीकर्स कंडक्ट। I think not until a substantive motion is passed. बाकी लोग ट्रू है ना, डिबेट नहीं कर सकते उसको कंडक्ट। हाँ, नहीं कर सकते डिबेट। नहीं, बट अगर सब्सटैंटिव मोशन पास कर दिया उसके वो लेके, मतलब उसको रिमूवल को लेके, तब तो उसको डिस्कस ही कर सकते हैं। अच्छा, एक और स्टेटमेंट, स्पीकर हैज ओनली अ कास्टिंग वोट। करेक्ट। हाँ, वो है तार के अनुसार जो जब एप्लीकेबल होगा, उसके पहले तो नहीं होगा। मुझे श्योर नहीं है कि इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है, बिकॉज ही कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन हिज मोशन है ना रिमूवल वाला,
तब तो वो स्पीकर की पोस्ट पे नहीं होता ना, तब तो वो स्पीकर की पोस्ट पे नहीं होता। वो टाइम होता है तब ना वो वोट देगा, नहीं तो नहीं देता है। नहीं, रिमूवल वाले केस में दे सकता है वो। मतलब खुद के रिमूवल के लिए। हाँ हाँ, जब उसका रिमूवल होता है ना तब वो स्पीकर की पोस्ट पे नहीं बैठता है, तब वो नॉर्मल बंदा होता है, तब वो उस इंस्टेंस में वो वोट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ओके। बट ही इज स्टिल अ स्पीकर राइट, उसको निकाला No. थोड़ी है स्पीकर की। मतलब ना ना वो ना स- ना 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 जैसे सस्पेंडेड होता है ना वैसा स्पीकर हो गया वो, फिर वो सिर्फ वो लोकसभा का जैसे मेंबर होता है ना वैसा ही रहेगा वो। वो नॉर्मल एमपी की तरह ठीक होता है है, चलो। स्पीकर नहीं होता है तब वैसा। ओके ओके ठीक है नेक्स्ट। ठीक है 46th। The Speaker of Lok Sabha has the power to adjourn the House, sine die, but on prorogation, it is only the President who can summon the House. करेक्ट है। Unless sooner dissolved or there is an extension of the term, there is an automatic dissolution of the Lok Sabha by efflux of time at the end of the period of 5 years, even if no formal order of dissolution is issued by the President. सही लग रहा है ये हाँ सही लग रहा है ना। शायद। 5 साल के बाद अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा, अनटिल अनलेस कोई उन्होंने वो नहीं दे रखा कि एक्सटेंशन के लिए, लाइक इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। ठीक है. The Speaker of Lok Sabha continues in office even after the dissolution of the House ये अभी डिस्कस किया। and until immediately before the first meeting of the House. करेक्ट है। ये सही है। तीनों सही है। 46 का डी है। ठीक है। The normal term of Lok Sabha is 5 years from the date of first meeting after the general election, which is automatically dissolved. However, the term of Lok Sabha can be extended by 1 year at a time during the period of national emergency. ठीक है, वो हमने देख ही रखा है। Alright, बस इतना ही है। Next, 47. मैं पढ़ देता हूँ। The speaker can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak. This phenomena is known as decorum, crossing the floor, interpellation, yielding the floor. Yielding the floor. ये वाले टर्म कहाँ से मिले? मैं जो थर्ड वाला इंटरपेलेशन वो कहाँ पे मिला उसको? ये तो मैथ्स में पढ़ाते हैं। इसमें भी तो है PSIR में इंटरपेलेशन। किसका कॉन्सेप्ट है? एल्थ्यूजर का। हाँ लेकिन मुझे नहीं आता है वो। अरे वही है जी, मैंने साले ने नाम दूसरा कर दिया, कंसेप्ट छोड़ दिया। ठीक है। 47 का डी, डेकोरम रिफर्स टू बिहेवियर दैट इज सोशली करेक्ट, काम एंड पोलाइट। ठीक है, तो ये तो आई थिंक वैसे ही पता लग रहा था, जनरल इंग्लिश है ऑब्वियस। हाँ। क्रॉसिंग द फ्लोर मीन्स पासिंग बिटवीन द मेंबर्स एड्रेसिंग द हाउस एंड द चेयर विच इज कंसिडर्ड ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट्री एटिकेट। मतलब वही सेम इंग्लिश मीनिंग, फ्लोर को क्रॉस कर रहे हो जब कोई बोल रहा है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री एटिकेट्स के खिलाफ है। इंटरपेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फॉर्मली ऑफ अ मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो आई थिंक क्वेश्चन आवर्स के अंदर जो क्वेश्चन रेज किए जाते हैं सप्लीमेंट्री, उनके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। Yielding the floor refers to the situation when the Speaker of Lok Sabha asks a member of the House to stop speaking and let another person speak. ठीक है। बस इतना ही है इसके अंदर। आई थिंक ये तो काफी पुराना रहा होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑलराइट, ठीक है। 48. With reference to the Legislative Assembly of a state in India, consider the following statement. A governor makes a customary address to members of the House at the commencement of the first session of the year. When a state legislature doesn't have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. दूसरा वाला गलत होगा, पहला वाला सही होगा। पहला तो सही है, दूसरे पे आई थिंक ऑफिशियल फॉल्स है इसका। सी है ना, बोथ है। मेरे को भी सही लग रहा है। ठीक है। 48 है। सेकंड वाला सही है। हाँ हाँ सही।
आई थिंक यूपीएससी ऑफिशियल की फॉल्स है इसका। यूपीएससी का की सी है। अच्छा की सी है, हाँ ठीक है, ऑलराइट। सी है ना। मैं I'm not यहाँ sure पे on यार this. ये लिख रहा है, देख लियो तो अपना सॉल्यूशन डाल दियो। ठीक ओके है, आई थिंक ये आर्टिकल 1 का 2019 का या 2020 का क्वेश्चन है। संजय गूगल करना, मृणाल का मिल जाएगा इस पे। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। 48 इसको कल देख लेगा, लेट हो गया है आई थिंक। हाँ कल कर लेंगे। कल कर लेते हैं एक बार, बस वो देख लो तुम लोग। ये पीटी को लैब के अंदर ही मैंने वो चीज़ बना दी है, तो उस पर तुम लोग बता दो। और ये जजमेंट्स को लेके तो इसमें मतलब ऐसा बना दिया, केस बना दिया, ईयर बना दिया, केस का डिटेल क्या था, मतलब किस रिगार्डिंग वो केस करा था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, और उस जजमेंट में कोई डॉक्ट्राइन या कोई अगर आर्टिकल इन्वॉल्व है तो वो चीज़ पे आप मेंशन कर दो यहाँ। और उसका करंट रेलेवेंस कि अभी रिसेंटली कोई ऐसा केस हो जहाँ पे इसको वापस इन्वोक किया गया हो, तो वो चीज़ भी है। इसमें कोई और कॉलम ऐड करना चाहिए? नहीं ये आई थिंक ये कॉलम्स ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसको कम करेंगे तो बेटर है। अच्छा, अभी रिसेंट का केस डाल सकते हैं क्या? मतलब अभी जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल सेडिशन जैसा चल रहा है, कुछ दिन न्यूज में था, या फिर वो वॉइस वोट वो भी कुछ था सीन उसका। मतलब सेलिंग की केस और ईयर सेम है ना, जैसे कि जजमेंट में ही आ जाता है, नेम हम लिखते हैं वहाँ पर, राइट? ठीक है, हाँ ईयर को चलो एक साथ कर देंगे, ठीक है। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली ईयर को मैंने इसलिए अलग किया ना, मैं सोच रहा था क्रोनोलॉजिकली हम लोग जाएं एक बार, क्रोनोलॉजिकल तो काम आएगा। हाँ क्रोनोलॉजिकली के लिए इसलिए सोचा था मैंने अलग का। हाँ एक अगर बार इससे कोई डॉक्यूमेंट देख लो, वो थीम वाइज कवर किया उन्होंने, राइट? हाँ उन्होंने थीम वाइज कवर किया। आई थिंक यार मुझे लग रहा है थीम वाइज ज्यादा बेटर है, क्रोनोलॉजी इतना मतलब हाँ मेंस के लिए थीम जैसे वाइज ही प्रीएम्बल बेटर का है ना, प्रीएम्बल का 3-4 स्कीम ये है, मतलब वैसा करना सही रहेगा। जैसे प्रेसिडेंट के बारे में 2-3 कोई है, स्पीकर के बारे में कुछ है। हाँ तो मतलब ऐसा ही करते हैं ना, जैसे वो सोशल रिफॉर्म में किया था कि ऊपर मतलब उसका वो कैटेगरी लिख दिया, तो हाँ वैसे अपन ऊपर थीम थीम लिख लिख देते देंगे हैं उसमें। और फिर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है चालू करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे करोगे, मतलब अपना अपना कितने इसके लोग पहले होंगे? अपना नाम इसके पहले एक नाम वाला कॉलम कर दे, जो भी डाल रहा है वो अपना अपना नाम डाल दे पहले, एंड हाँ, I डालने mean, से पहले एक बार देख लो कि एक किसी और थीम ने एक डाला है कौन पर्सन सा। को असाइन कर लो, ताकि वो इकट्ठा कर ले 5-6 केसेस एक थीम में आ जाएगा ना मैक्सिमम। ऐसा भी हो सकता है, राइट? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, नेम वाला हो गया यहाँ पे। वो 1 मिनट वो कंटेंट पेज ओपन कर लो, उस पीडीएफ का आइडिया मिल जाएगा। कंटेंट पर जाओ। मेरा जजमेंट रिलेटेड टू लाइफ लिबर्टी। नहीं वो पूरा फर्स्ट पेज ना, कंटेंट। आईएएस का है। हाँ तो इसमें कितना थीम से, इफ यू सी 16 या थोड़ा स्क्रॉल करना।